Yes. Right. Welcome to Bylaws. Today, I am with very learned Professor Dr. Vivek Kumar. He is currently assistant professor in ICFA University, Dehradun. और आज हम सर से एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने के लिए जुड़े हैं। सर आज हमें एक एक शॉर्ट लेक्चर देंगे टाइप ऑफ कोर्ट्स एंड जुरिस्डिक्शन पे। तो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट without taking any more time, Dr. Vivek Kumar, sir, over to you. And sir, please carry on your lecture. Thank you, Parth sir. So today on very important topic, as it is jurisdiction of the civil courts, types and the provisions we will discuss here. तो इसे मैं हिंदी में भी बीच बीच में डिस्कस करता रहूंगा उन शब्दों को। डेफिनेटली सर, हिंदी में ही ज्यादा करिएगा, मिक्स करिएगा सर, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ओके, सो थैंक यू। एज जैसा कि सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड को लोग काफी टफ और वास्ट सब्जेक्ट मानते हैं बिकॉज इट इज यूज्ड इन द सिविल प्रोसीडिंग्स कोर्ट और सच अदर इन द स्टडी, एंड बच्चे इससे थोड़ा सा पढ़ने में संकोच भी करते हैं। सो हम इसे इजी तरीके से अगर देखें तो इसका जितना यूज है उतना ही इंपॉर्टेंस होगा पढ़ने में भी और बच्चों को समझने में। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टेट अबाउट कि सीपीसी 1908 दो बार मेजर अमेंडमेंट हुए हैं इसके, इन ईयर 1976 एंड इन ईयर 1999। देन थोड़ा सा कॉमर्शियल डिस्प्यूट से लेके 2018 में भी इसका अमेंडमेंट हुआ है। सो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है सिविल डिस्प्यूट, किस कोर्ट में जाएं, वेयर टू इंस्टीट्यूट द सूट? दिस इज द क्वेश्चन इन पर्टिकुलर इन अ कॉमन मैन एंड ऑल्सो इन द माइंड ऑफ द एडवोकेट, दोनों। तो एडवोकेट जो सबसे पहले कोर्ट इंस्टीट्यूट करते हैं वो सबसे पहले जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट चेक करते हैं। सो इस जुरिस्डिक्शन चेक करने के संदर्भ में मैं आपके सामने एक पीपीटी शो कर रहा हूं, दैट इज टू अंडरस्टैंड बेटर। दिस इज द दिस इज द सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोर्ट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 में ही ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोर्ट मेंशन है। वहां ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेटेड टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, और स्मॉल कॉजेज कोर्ट इज अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोथ। तो अब हमें यह समझना है कि स्पेशली ये सिविल कोर्ट हम किसे कहते हैं। तो ये जो जुरिस्डिक्शन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल तक, इसे हम सिविल कोर्ट कहते हैं। हालांकि जब हम इसको क्रिमिनल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो वो कोर्ट एज ए सेशन कोर्ट गवर्न होता है। यहां हम सिविल केसेज में सिविल कोर्ट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, और फाइनली वो सबऑर्डिनेशन हाई कोर्ट का सारे कोर्ट्स पर होता है। तो हम केवल सिविल कोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज द सिविल कोर्ट। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि हायरार्की ऑफ द कोर्ट कैसे क्लासिफाइड है। सुप्रीम कोर्ट एक अपेक्स कोर्ट है हमारे भारत में, जिनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 72 और 71 और 131 आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग हम इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखते हैं। इटसेल्फ इट इज द अपीलेट कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये अपीलेट कोर्ट भी है। इसी तरह से हाई कोर्ट, इनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मेंशन है, और अपीलेट कोर्ट भी इन्हें कहते हैं, क्योंकि सारी अपील्स जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आती है वो हाई कोर्ट में आती है, और हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है। हाई कोर्ट का अदर पावर
दूसरे पावर्स में इट इज द पावर टू रेफरेंस एंड पावर टू रिवीजन, हाई कोर्ट का पावर, नॉट टू द अनदर कोर्ट। जब आप सीपीसी पढ़ेंगे सेक्शन 113 एंड 15, 113 section talks about the reference. This is actually the provision for, ये उन इश्यूज पे है जब लोअर कोर्ट्स, लोअर देन दी हाई कोर्ट्स, मींस इट मे बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और स्मॉल कॉजेज कोर्ट, देयर इज सम कंफ्यूजन, कोई ऐसा इशू जो कि समझ में नहीं आ रहा है एट द टाइम ऑफ मेकिंग डिसीजन और एट द ट्रायल, कोर्ट को नहीं समझ में आ रहा है लॉ का इशू, तो उसे हाई कोर्ट को भेज दिया जाता है ओपिनियन के लिए कि हाई कोर्ट उस पर कुछ ओपिनियन देगा, दैट इज रेफरेंस। रिवीजन सेक्शन 115, ये हाई कोर्ट का पावर है जब केसेस डिसाइड हो चुका होता है और जुरिस्डिक्शनल एरर के बारे में कोई इशू होता है। हालांकि सेक्शन 21 में ये प्रोविजन है सीपीसी के सेक्शन 21 में कि अगर किसी पार्टी को ये लगता है कि जुरिस्डिक्शन दूसरे पार्टी ने सही अप्लाई नहीं कराया है कोर्ट में, केस फाइल नहीं किया गया है कोर्ट में, सही जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट में, तो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जो भी सबसे पहले का समय होगा, उसमें जुरिस्डिक्शनल एरर के बारे में क्लेम करना है कोर्ट में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये प्रोविजन सेक्शन 115 में दिया है रिवीजन का, जहां हाई कोर्ट के पास पावर है कि ऐसे इश्यूज में जहां अपील अप्लाई करने का प्रोविजन था पर नहीं किया गया। दूसरा पॉइंट, अगर अपील अलाउ ही नहीं था। तीसरा पॉइंट, अगर ऐसे केस का डिसीजन स्मॉल कॉजेज कोर्ट ने किया है जिसको कि रेफरेंस किया गया था पहले, ऐसे इश्यूज में हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिवीजन का प्रोसेस अप्लाई करे। नाउ कम टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके पास भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एज टू द सब्जेक्ट मैटर और टेरिटरी और पिक्यूनरी, जैसा हम डिस्कस करेंगे अभी, और अपीलेट जुरिस्डिक्शन इटसेल्फ है। स्मॉल कॉजेज कोर्ट, जब आप सेक्शन 7 और 8 चेक करेंगे सीपीसी का, दैट इज अकॉर्डिंगली स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग स्मॉल कॉजेज कोर्ट का इंस्टीट्यूट किया गया है। तो स्मॉल कॉजेज कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी सिविल कोर्ट के सबऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, इसमें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन और सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, इन 3 जुरिस्डिक्शन पे ही डिस्कशन होता है जब हम जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। सेक्शन 15 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड टॉक्स अबाउट, सेक्शन 15 ये कहता है सिविल प्रोसीजर कोड का कि कोई भी सूट लोएस्ट ग्रेड कंपिटेंट कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाना चाहिए, शुड बी इंस्टीट्यूटेड इन लोएस्ट ग्रेड कंपिटेंट कोर्ट। यही वो पॉइंट है जहां से ये जुरिस्डिक्शन चेक करने की बात आती है। तो सबसे पहले हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन चेक करते हैं कि उसका, उस कोर्ट का टेरिटोरियल एरिया कहां तक है। मींस ये आपको पता है कि एक डिमार्केशन, एक पॉइंट बनाया जाता है कि दिस एरिया स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो वो टेरिटोरियल एरिया आता है जहां पे 2 एरिया को हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हरिद्वार और देहरादून के बीच का एक डिवीजन, दैट इज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। नाउ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, इट इज नॉट कंप्लीटली डिफाइंड, ये पूरी तरह से परिभाषित नहीं है, ये समय समय पर बदलता रहता है। जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है तो वो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है, जिसे कहते हैं पिक्यूनरी लिमिट ऑफ द कोर्ट, ठीक है। जैसे
अभी हम आपको दिखाते हैं, दैट इज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। एक मान लीजिए आपको उदाहरण दे रहे हैं, ये कोकरडुमा शहादरा, दिल्ली का ही हम उदाहरण ले रहे हैं। इसमें पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और शहादरा डिस्ट्रिक्ट ही आता है। ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उस कोर्ट का। अभी देखिए, मैंने आपसे कहा कि जैसे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन से स्टेट गवर्नमेंट पिक्यूनरी लिमिट डिसाइड करती है। यहां देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, delhi.gov.in पे ये अवेलेबल है। ये 30,000 की कोर्ट का इसमें दिया हुआ है कि इसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 3 लाख to 20 लाख का पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है इसका। ऐसे मामले में ये कोर्ट इसमें सुनवाई कर सकती है। ऐसी ये देखिए एक नोटिफिकेशन है, दैट इज ऑफ द 2018, जब ये कॉमर्शियल डिस्प्यूट का अमेंडमेंट किया गया था, तो इसमें ऐड किया गया है कि shall be above 3 lakh rupees and not more than pecuniary jurisdiction up to 2 crore rupees। इसका pecuniary jurisdiction तय किया गया। ऐसे ही आप अलग से हर कोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट्स के उनके स्मॉल कॉजेज कोर्ट, यानी कि स्मॉल कॉजेज कोर्ट जब हम कह रहे हैं तो उसमें स्मॉल कॉजेज के जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन दोनों आ जाते हैं। तो सबका लिमिटेशन ये बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इट इज डिसाइडेड। अब एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीपीसी का, दैट इज सेक्शन 5, जहां हम आपसे बात कर रहे थे कि अगर कोई सिविल इशू है तो उसके इंस्टीट्यूशन में हम कहां जाकर, किस कोर्ट में जाकर केस फाइल करते हैं। तो दैट इज कि सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट कि लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट कोर्ट, और लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए पिक्यूनरी लिमिट, टेरिटोरियल लिमिट और देन सब्जेक्ट मैटर, वो हम चेक करते हैं। तब हम उस कोर्ट में जाएंगे कि दिस इज द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट कोर्ट। इट मे बी पॉसिबिलिटी टू गो इन अनदर कोर्ट हायर देन दैट पर्टिकुलर, बट अगर लोएस्ट ग्रेड में उसकी कॉम्पिटेंसी फिक्स हो रही है तो हमें सबसे लोएस्ट ग्रेड में ही जाना चाहिए। वो वहां से डिसाइड होने के बाद फिर आगे अपील में आपको जाना होगा हायर कोर्ट में। ठीक है, अपील का प्रोविजन सेक्शन 96 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ऑर्डर्स भी उसके साथ अटैच है, ऑर्डर 42, 43 एंड आगे के प्रोविजंस। सो रेवेन्यू कोर्ट के बारे में सेक्शन 5 में दिया गया है। यहां जो सेक्शन 5 है, मैंने आपसे डिस्कस किया कि ऐसे हर इशू जो कि सिविल इशू होते हैं उसे सिविल सूट के अकॉर्डिंग केस इंस्टीट्यूट किया जाता है और प्रोसीडिंग सिविल प्रोसीजर कोड के अप्लाई होते हैं। ये सेक्शन 5 उसका एक एक्सेप्शन है। रेवेन्यू के इशू में यहां पर सिविल कोड के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा, सेक्शन 5 बताता है। ठीक है, वहां पर उस पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्ट के प्रोविजन अप्लाई होंगे जहां वो एक्ट साइलेंट है और स्टेट गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन से ये अलाउ करता है कि यहां सीपीसी अप्लाई होने चाहिए, वहीं पे सीपीसी अप्लाई होंगे, अदरवाइज। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं सीपीसी इन इटसेल्फ नॉट कंप्लीटली एग्जॉस्टिव इन नेचर। ठीक है, एग्जॉस्टिव इन नेचर, डेफिनेटली रिलेटेड टू दिस कोड ओनली, केवल इस कोड से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसी में एग्जॉस्टिव है। इसको अमेंडमेंट करने के भी कुछ इश्यूज हैं, दैट इज क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड इटसेल्फ आप दोनों पार्ट इसमें देखते हो, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल। जो सेक्शन वाइज प्रोविजन है, 158 सेक्शंस हैं जो इसके, वो सब्सटेंटिव पार्ट है जिसका अमेंडमेंट पार्लियामेंट के द्वारा और स्टेट अमेंडमेंट के द्वारा किया जा सकता है। और जो ऑर्डर के प्रोविजन है, 151 ऑर्डर्स हैं इसमें, सॉरी 51 ऑर्डर्स हैं इसमें,
जिसका अमेंडमेंट पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा हाई कोर्ट भी कर सकता है, केवल ऑर्डर्स जो कि प्रोसीजरल पार्ट्स है विद द रूल्स। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया कि दिस इज द एक्सेप्शन 65। इस तरह से स्मॉल कॉजेज कोर्ट के पास क्या पावर है? दैट इज टू एक्सेप्ट दोज केसेस which is not exactly excluded। एक्सक्लूडेड किन किन इश्यूज में एक्सक्लूडेड? एक तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और दूसरा पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। अगर ऐसा केस जो कि पिक्यूनरी लिमिट के वो बाहर हो जाता है, वहां स्मॉल कॉजेज कोर्ट को ये जुरिस्डिक्शन नहीं है फॉर दी सच टाइप ऑफ कॉग्निजेंस। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ द सूट ये भी अलाउ नहीं किया गया है स्मॉल कॉजेज कोर्ट को, एग्जीक्यूशन से मना किया गया। स्पेशली इमूवेबल प्रॉपर्टी के एग्जीक्यूशन में भी अलाउ नहीं किया गया। और कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जहां हायर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट इटसेल्फ ऑथराइज करे, वहां पे इसका जुरिस्डिक्शन अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो ये मैं आपसे बात कर रहा था प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट, इसके अकॉर्डिंग ही स्मॉल कॉजेज कोर्ट बनाए गए। सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है जुरिस्डिक्शन को लेकर। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट सूट ऑफ सिविल नेचर। सिविल प्रकृति का जो वाद प्रस्तुत होना है वो हम सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। सेक्शन 9 ये कहता है कि हर प्रकार के सिविल मैटर को इस कोड के अकॉर्डिंग सिविल सूट कहा जा सकता है। अगर सिविल सूट नहीं होगा तो सिविल प्रोसीडिंग अप्लाई नहीं होगी। सेक्शन 9 इसलिए ये क्लियर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 9। यहां पे साफ साफ कहा गया है कि अगर जब तक एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली मना ना किया जाए तब तक हर सिविल प्रकार के प्रकृति के वाद को हम सिविल सूट के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो नाउ एज टू पिक्यूनरी लिमिट, जिसे हम सेक्शन 6 के साथ पढ़ सकते हैं, where the amount or value not exceed its pecuniary limit। जो भी लिमिट बनाया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसका ये लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जिसे हम सेक्शन 15 के साथ साथ 16, 17, 18 और 20 तक स्टडी करते हैं, वो टेरिटोरियल लिमिट के बारे में बताता है। इसमें ट्रांसफर ऑफ द केसेज भी इंक्लूडेड है। कभी कभी एक जुरिस्डिक्शन के कोर्ट से केसेज को ट्रांसफर भी किया जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ द दैट हायर कोर्ट। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। दो हमने बात किया, पिक्यूनरी, दूसरा टेरिटोरियल। नाउ सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, ये वो जुरिस्डिक्शन है जो कि हम पिक्यूनरी और टेरिटोरियल के अलावा देखते हैं, जहां उसका वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहलाता है। जैसे ऐसा केस जो कि डाइवोर्स, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, विल या इससे जुड़े मामले, जो डायरेक्ट जुड़े मामले, ऐसे केसेस सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जाता है। वो चाहे उसका पिक्यूनरी लिमिट बहुत कम हो, जिससे कि आप स्मॉल कॉजेज कोर्ट का समझ रहे हो, उसका टेरिटरी आप सोच रहे हो कि ये आपके घर के पास ही कहीं इसका टेरिटरी समाप्त हो जाता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एरिया चालू होता है। तो इन सब चीजों के अलावा ये जो सब्जेक्ट मैटर का इशू है,
जो हम स्मॉल कॉजेज कोर्ट में नहीं इंस्टीट्यूट कर सकते हैं वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, भले ही उसका पिक्यूनरी लिमिट कम हो, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन समाप्त हो रहा हो। ठीक है, इसके बाद आता है मामला अपीलेट जुरिस्डिक्शन का। ठीक है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन स्मॉल कॉजेज कोर्ट के पास नहीं होता है, नहीं इसके पास रेफरेंस का पावर होता है। इसीलिए ऐसे कोर्ट्स जो कि हम बार बार हायर कोर्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, इट मींस जो सबसे ऊपर के हायरार्की में कोर्ट्स आते हैं, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसे इस तरह से समझा जा सकता है। लोअर कोर्ट्स में अपीलेट जुरिस्डिक्शन नहीं रखा गया, तो ऐसे इश्यूज डायरेक्ट हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजन को देखते हैं। जैसे सेक्शन 96 का प्रोविजन दिया हुआ है, आप अपील देख सकते हैं, और उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट के अपील के प्रोविजन को देखते हैं। सो अपील कोर्ट के ऐसे स्मॉल कॉजेज कोर्ट के ऐसे डिसीजन जो कि 10,000 से कम के इशू है, उसका तो अपील ही नहीं होता है। सो अदर देन अपील के केसेस जहां विक्टिम पार्टी, विक्टिम के पार्ट से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपील करने का भी प्रोविजन दिया है, दैट इज फॉर द जस्टिस, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। अपील जिसे हम फर्स्ट अपील के रूप में देखते हैं, ऐसे ही सेकंड अपील का भी प्रोविजन है जो सेक्शन 100 में दिया गया है। वैसे इश्यूज जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड होगा, इट वुड बी चेक्ड बाय द कोर्ट इटसेल्फ कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि नहीं। हम कह देंगे ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, नो, इट मस्ट बी satisfied by the court, ये है क्वेश्चन ऑफ द लॉ, and on that issue second appeal is applied. ऑर्डर्स पे सेकंड अपील कभी भी नहीं होता, उस पे फर्स्ट अपील ही हो जाता है। ये ऑर्डर 43 में कुछ लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग। सो नाउ इट मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट कि सेक्शन 9, 15 और 26 जब आप ये तीनों एक साथ पढ़ोगे, और जो अलग से मैंने सेक्शन बताया है, सेक्शन 6, 7, 8 एंड देन 16 to 20, ये आपके जुरिस्डिक्शन के लिए जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। सो मुझे लगता है इस तरह से पढ़ने से बच्चों को बहुत ही सहूलियत मिलेगी, और मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड टाइम दिया, फॉर दैट थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन। थैंक यू सर।